कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके हम क्या देखेंगे, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसमें केस स्टडी और जो असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखेंगे। इससे पहले हमने अपनी इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने उस पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पार्ट 2 को देखिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने जो सारे क्वेश्चंस किए हैं वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई भी केस स्टडी या फिर असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो पार्ट 2 में है इसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस तो लिए ही हैं और उसके साथ साथ हमने जो केस स्टडी और जो असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करे, क्योंकि पेपर में एग्जाम में आप जो टर्म 1 एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन होती क्या, केमिकल रिएक्शन एक चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं, वो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं। अगर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं, तो इस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर। भाई अगर हम गैस को स्टोर करेंगे, ऑक्सीजन गैस को, तो वहाँ पर कोई नई चीज़ थोड़ी ना बनेगी, गैस तो गैस ही रहेगी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अगर हम एयर का लिक्विफिकेशन करें तब भी भाई एयर तो एयर ही रहेगी ना, उसमें कोई नई चीज़ तो बन के नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, मतलब अगर पेट्रोल को चाइना डिश में रख दें खुले में तब भी कोई नई चीज़ बनेगी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो फोर्थ ऑप्शन है दे रखा है क्या, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। जब हम क्या करेंगे, जब कॉपर की वायर को जलाएंगे या बर्न करेंगे या हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर एयर की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कॉपर का फॉर्मूला आपको पता है Cu होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। जब दोनों की रिएक्शन होगी क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा 2CuO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये पूछा गया है कि जो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के क्या रहते हैं, वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो ये बताना, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ट्रू है, फॉल्स है, या फिर आधी सही है आधी गलत है, या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो बेटा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखी है एकदम ट्रू है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या बोला गया है, इसके अंदर जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उन हमें वो बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है Pb और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, NO2 का ट्वाइस। ठीक है, तो ये पूछा गया और ये इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, AQ, मतलब क्या लिखा है, एक्वस। ठीक है, प्लस 2K, ठीक है, प्लस 2KI। ठीक है, KI क्या है, ये है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, K से हो गया आपका पोटेशियम, A से हो गया आयोडाइड। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा कलर ले लेते हैं, कोई चलिए ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो K से हो गया पोटेशियम और I से क्या है, आयोडाइड है। तो जब लेड एसीटेट, ठीक है, वैसे देखा जा एक मिनट, ठीक है, तो जब लेड नाइट्रेट जो हमें दे रखा है ये कि PbNO2, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन में दे रखा है, इसके रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम ऑक्साइड के, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनता है, यहाँ पर बन रहा है लेड आयोडाइड बन रहा है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है NO3। ठीक है, तो ये पूछा गया है यहाँ पर, ये जो X लिखा हुआ है ना कि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो किस फॉर्म में बनेगा, मतलब सॉलिड के फॉर्म में बनेगा, गैस के फॉर्म में बनेगा, लिक्विड की फॉर्म में बनेगा। उसी तरीके से जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये भी पूछा गया ये किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड, लिक्विड या
गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बताना है हमने यहाँ पर एक्स और वाई का मतलब, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होती है, जो पोटेशियम हाइड्राइड बनता है ये तो बनता है सॉलिड फॉर्म में, मतलब ऐसा आएगा, और जो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा ये बनेगा किसमें, ये बनता है एक्वस फॉर्म में, मतलब किसमें रहता है, ये एक्वस सोल्यूशन में रहता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मतलब एस एंड ए क्यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ भी क्या बताना, एक्स और वाई जो हैं इस रिएक्शन में जो दे रखे हैं वो बताने क्या होते हैं, ठीक है। देखा कॉपर प्लस HNO3, ठीक है, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस वाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2, ठीक है। तो ये बताना है यहाँ पर हमको, यहाँ पर ये जो x है और यहाँ जो y आ रहा है ये इनके प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है। तो भाई देखा जाए ध्यान से, तो क्वेश्चन जो है वो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने बैलेंसिंग सीख रखी है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसे करते हैं। देखिए भाई कॉपर, ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट साइड में कितनी कॉपर है, यहाँ पर तो एक कॉपर है, राइट में कितनी कॉपर है, एक ही कॉपर है, वो तो बैलेंस नजर आ रही है हमको, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है भाई, इधर हाइड्रोजन तो यहाँ पर आपके पास एक है, और इधर कितनी हाइड्रोजन है, इधर, अच्छा यहाँ 2s2 लिखा है, यहाँ पर चार हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए 1 मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है वो कितनी, x लिखा हुआ है, लिखा ना सिर्फ x, ये लिखा हुआ ओनली x, मतलब हमने ये निकालना है कि इधर x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स है लेफ्ट साइड में, और राइट में देखिए कितने एटम्स हैं, तो ये लिखा हुआ 2H2, मतलब 2 2 जा 4, राइट में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 4, लेफ्ट में कितने हैं हमें वो पता करने हैं, तो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, ठीक है। 2 और 3 तो गए काम से भाई, वो तो हो ही नहीं सकते सही, ठीक है। फिर आगे देखते हैं वाई कहाँ पे लिखा है, वाई लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, मतलब नाइट्रोजन के साथ लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है भाई, देखा जाए ध्यान से तो इस साइड जो हमारी नाइट्रोजन है वो तो 1 है, और यहाँ कितनी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन देखी जाए तो यहाँ भी नाइट्रोजन आपको 1 दिख रही है, लेकिन जब हम इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी, यहाँ पे जब आपने यहाँ 4 लगा दिया, ठीक है, मतलब H के साथ आपने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, तो यहाँ पर कितनी नाइट्रोजन हो गई, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगी ना भाई। यहाँ पे जो लिखा था ना x पे आपने 4 लगा दिया, तो 4 तो H के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, N के साथ भी, तो N के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो लेफ्ट में कितनी नाइट्रोजन हो गई, 4। अब राइट में कितनी नाइट्रोजन देखिए, तो भाई 2 तो यहाँ है, देखिए लिखा है NO3 का ट्वाइस मतलब N का भी डबल और O3 का भी डबल, ठीक है। मतलब यहाँ तो नाइट्रोजन कितनी, 2 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी, यहाँ तो एक ही लिखा हुआ है N, मतलब यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसलिए y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब H2O, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये पूछा गया, बताइए इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जब चूने को हम पानी में भिगो के रखते हैं, याद है ना, एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, उस बीकर में हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, और इसमें जब चूना डालते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें से काफ़ी, इसमें हमने चूना डाल दिया, फिर इसमें से हम क्या देखेंगे, इसमें से क्या निकलती, हीट निकलती है, ठीक है। तो हीट निकलेगी तो कौन सी रिएक्शन है, पहले तो ये होगी एक्सोथर्मिक हो गई भाई, हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक तो होनी ही है, ठीक है। तो ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जब वाटर की रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर एक कंबाइंड हो गया, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही सही आंसर है। 2 और 4 वाला कौन सा, ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट। ये पूछा गया, जब फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो अपने वाटर को लूज कर देता है, तो बताइए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूज करता है,
ठीक है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये भी तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा पीछे कर दें इसको, ठीक है। हाँ भाई, अब सही लिखने के लिए, ठीक है, इसे रब कर देते हैं। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ये होता है FeSO4, ठीक है, और साथ में क्या होता है .7H2O, ये फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का। अब क्या बोला है, इसे हीट करना है, हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पर 7 है, वो 7 के 7 मॉलिक्यूल्स ये अपने लूज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस, भाई लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो क्या बनता है, लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaO, सॉरी CaO नहीं, CaCO3, ठीक है, CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। जब इसे हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CaO प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है यहाँ पर कि जब लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बने। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या, क्विक लाइम इसका नाम होता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जलती है उसमें से पॉपअप की आवाज़ सुनाई देती है जब हम उसे जलती हुई कैंडल के पास लेके आते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वो तो आग को बुझाने के काम आती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, तो क्या जाएगा, फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पूछ रखा है कि जो क्विक लाइम है, द क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो बेटा ये क्या होता है, इस टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसे है देखिए, इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसे हीट किया जाएगा तो हीट करेंगे तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बना लिया, मतलब हीट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं, प्लस क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ये बताइए कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट वाली रिएक्शन कौन सी होती है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती हैं, मतलब कौन से, जो थर्मल वाली, क्योंकि थर्मल को हम हीट बोलते हैं साइंस की टर्म में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, भाई कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट में, तो ये कौन सा जाएगा, यह जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था। देखते ही लगाना क्या है इसका आंसर, भाई वाटर का मॉलिक्यूल है, जब उसे गर्म कर, जब उसमें से करंट पास करेंगे तो उसमें से क्या होगा, हाँ भाई क्या होता है, बताया था ना, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। जब इसे करंट पास करेंगे, इसके वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम तो हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, तो 2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा इसका आंसर हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2:1। ध्यान रखना कि लैंग्वेज में क्या लिखा, अगर हाइड्रोजन वर्ड पहले आ रहा है तो 2 आएगा, अगर ऑक्सीजन वर्ड पहले लिख दिया तो फिर 1 आएगा पहले, ठीक है। ऑप्शन में 2 भी दे रखा है पहले और 1 भी दे रखा है पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, ये पूछा गया है कि इसमें से चारों में से कौन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस से, मतलब सनलाइट से डिकम्पोज हो जाता है। तो आपने पढ़ रखा है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr है ना, जब सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या थी, याद है किसी को क्या, हाँ रिएक्शन बताऊं क्या, रिएक्शन इसकी देखिए, ये है Ag,
ठीक है, Br, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम, धूप में रखते हैं तो इसमें से सिल्वर तो अलग हो जाएगा और जो ब्रोमीन है इसमें से वो अलग हो जाती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ठीक है, फिर फोटो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। What will happen when silver chloride is placed in sunlight for some time? ये पूछा बिल्कुल 11th क्वेश्चन की जैसे ही है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड दे दिया, वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड था, है ना। क्या पूछा गया, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं कुछ समय के लिए तो क्या होता है भाई, पता है, ये भी हमने कल इस टाइप क्वेश्चन कर रखा है कि जब सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या हो गया, AgCl, जब इसे धूप में रख देंगे तो क्या होगा भाई, डिकम्पोजिशन तो होना ही है, इसके अलावा क्या होगा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे, यस बिल्कुल। जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये व्हाइट होता है लेकिन जब धूप में रखेंगे तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन क्या होगा, जब इससे डिकम्पोजिशन होगा तो इसमें से क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाएगी, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए भी आएगा, बी भी आएगा, मतलब डिकम्पोजिशन भी हो रहा है और वो व्हाइट से ग्रे में भी चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट है ना, कल भी किया था साहब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में डाल के गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये रेड कलर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है हमारे पास एक ब्राउन कलर का एक मटेरियल बच जाता है, ठीक है। ब्राउन कलर का इसके अंदर मटेरियल बच जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, बताओ क्या बोलते हैं। तो इसमें बच जाता है ब्राउन कलर का मटेरियल जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज ए वाइट सॉलिड, ठीक है। कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज ए वाइट सॉलिड, इट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ येलो सॉलिड ऑक्साइड एक्स। व्हाट इज एक्स, भाई ये बोला गया है कार्बोनेट है किसका, मेटल लेड का, कोई मेटल है हमें उसका नाम नहीं पता, ठीक है। उस मेटल लेड की कार्बोनेट को, वो कैसा है, वैसे वाइट कलर का है, ठीक है, सॉलिड एकदम, ठीक। जब उसे हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और येलो कलर का सॉलिड ऑक्साइड बनाता है एक्स मेटल का, ठीक है। तो ये पूछा गया, बताइए कि वो एक्स है क्या, ठीक है, कि वो कौन सी मेटल का है, मतलब ये आ गया यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, कौन सी मेटल है वो। तो भाई ये होता है द वाइट सॉलिड लेड कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेड कार्बोनेट होगा वो, ठीक है, कि जब हम लेड कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, लेड कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, अच्छा एक बार छोटा कर लें इसको, है ना, लिखने के लिए, हाँ, तो ये होगा लेड कार्बोनेट, ठीक है, लेड मतलब PbCO3, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या बनाएगा लेड ऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसने जो ऑक्साइड बनाया वो कौन सी मेटल का बनाया है, लेड का बनाया है। तो इसने वही पूछा था वो एक्स जो है वो किस मेटल का बन रहा है और ये कौन से कलर का बनता है, ये बनता है येलो कलर का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड ऑक्साइड, मतलब इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से बताना है चारों में से कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होना, अगर किसी रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए इन चारों में से पहला है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर घोलते हैं तो, ठीक है, ठीक है,
तो भाई पहला ऑप्शन ही हमें सही आंसर मिल गया देखा जाए तो, क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे या घोलेंगे तो वहाँ पर हीट भी वहाँ हीट निकलती है, जिसकी वजह से जो बीकर होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बाकियों को भी देख लिया जाए, दूसरा ऑप्शन था इवेपोरेशन ऑफ वाटर बाई, पानी को जब पानी का इवेपोरेट होगा तो वहाँ पर तो हीट कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, हमें तो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, इसमें तो हीट उल्टा क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन, यहाँ पर भी हीट क्या होगी, सब्लिमेशन पढ़ रखा है क्लास 9th में, जब किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो सीधा सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ऐसे कैम्फर का होता है, कपूर को अगर हम धरते हैं, अगर आग लगाते हैं तो कपूर जो होता है, जब पूजा करते हैं, अभी जब हमारे अभी घर में सभी की पूजा चल रही होगी ना, तो सब लोग जब कपूर जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलते ही तुरंत गैस बन जाता है ना, वो तो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, तो सब्लिमेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट निकल नहीं रही ना उसमें से। तो फिर ऑप्शन नंबर डी है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, भाई नमक को पानी में घोल रहे हैं, इसमें से भी कौन सी हीट निकल रही है, तो ये तीनों आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है एंडोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होनी है, ध्यान रखना। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे जो गर्म करते हैं, पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी अगर हीट को सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर भी क्या बोल रखा है H2O, ठीक है, गिब्स क्या बना रहा है H2O, अच्छा H2O लिक्विड है जिसको गर्म कर रहे हैं तो गैस में चेंज हो रहा है। अच्छा, और आगे क्या देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं सारे पहले। कैल्शियम ऑक्साइड से भी गर्म प्लस वाटर, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक, अच्छा ओके, तो ऑप्शन नंबर सी कंबशन ऑफ मीथेन, जब मीथेन को बर्न करते हैं तो बर्न करेंगे तो उसमें तो हीट निकलेगी ना, हमें तो हीट लेनी है, निकालनी नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन है एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू वाटर, ये भी नहीं होता भाई, HCl को पानी के अंदर ऐड करो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, सीधा ऑप्शन नंबर ए सही है, लिखा है ना H2O, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, L बना रखा है, L मतलब कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें बन जाए गैसेस फॉर्म में बन गया, मतलब क्या हो रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये गैस में चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। When zinc granules are reacted with dilute sulfuric acid, जब जिंक के जो ग्रैनुअल्स हैं, जिंक के टुकड़े हैं, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इवॉल्व, तो कौन सी गैस पैदा होती है। अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता रखा है कि जब भी किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ होगी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, हमेशा, कोई सा भी मेटल हो, कोई सी भी एसिड हो, सिर्फ नाइट्रिक एसिड को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक के टुकड़े डालेंगे, उसमें से कौन सी गैस निकलनी, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग, मतलब अच्छा प्रेसिपिटेट होता क्या, चलो बता दीजिए पहले, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल, जब दो एलिमेंट्स की आपस में रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या, जब दो रिएक्टेंट आपस में मतलब रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इसमें यहाँ भी पूछा गया है कि इसमें से कौन सा क्या है प्रेसिपिटेट, मतलब ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, ये होता है फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस 3NH4OH, ठीक है, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो यहाँ ये बनता है, ये बनेगा क्या, ये बनता है, फिर ये बनेगा Fe और ब्रैकेट में OH थ्राइस, ठीक है, ठीक, और ये कैसा बनता है, ब्राउन प्लस NH4Cl, ठीक है, प्लस NH4Cl बनेगा, और ये जो बनता है ना, ये कैसा बनता है, ब्राउन कलर में बनता है, रेडिश ब्राउन कलर में बनता है। ठीक है, जब हम फेरिक
हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जो है ना FeOH3 यही है जो किस में बनता है, रेडिश ब्राउन कलर में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक रिएक्शन दे रखी है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ऊपर एरो का साइन के ऊपर डेल्टा ट्रायंगल बना रखे, इसे डेल्टा बोलते हैं, मतलब क्या कर रहा है, ये हीट ले रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है फिर Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो बताना ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखा जाए Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो Fe है वो मतलब जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर रहा है, Fe को उस जगह से हटा के उस जगह पे खुद आ जा रहा है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है ना, जब एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा के उस जगह पे खुद आ जाती है, तो इसमें क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओहो, यहाँ तो रिएक्टिविटी के बारे में पूछ लिया। तो ये तो रिएक्टिविटी आपको चैप्टर नंबर 3 में है, वहाँ से याद करनी पड़ेंगी। जब आपको याद होंगी जब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। है चैप्टर 1 में क्वेश्चन ये है ना, और टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको याद करने का एक तरीका होता है, एक क्या कहते हैं, एक पोयम सी है, उस पोयम के थ्रू आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं याद है, आपको नहीं पता है ना कि मेटल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसे कैसे याद करना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिख के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटा सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में करते हैं। ये पूछा गया, इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए इसमें कि जो कॉपर होता है वो एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मतलब ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, कॉपर जो होता है वो, वैसे कॉपर जो है वो एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है, जबकि इसमें लिखा है कॉपर एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 21 पे देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर की रॉड को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमें पता है आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, जब बोल रखा है कॉपर की रॉड है उसे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, क्या कॉपर आयरन को, कॉपर क्या करेगा, वो आयरन को डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या यहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट का ब्लू, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू मिलेगा क्या, देखते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, मतलब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है नो रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉपर जो होता है विल नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। ठीक है, जो कॉपर है इज मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है। ये लिखा हुआ है, रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसकी, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट FeSO4। अब भाई यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये तो हमने डिकम्पोजिशन में पढ़ रखा है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी, पर यहाँ तो ऑलरेडी ये क्या, ये तो हाई रिएक्टिव मेटल है जो सल्फेट के साथ कंबाइंड हो रहा है, ये तो लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब कॉपर तो इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता ना। जब इसको डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 कि नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, ऑप्शन आएगा नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 22, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, क्या होता है जब क्लोरीन वाटर को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो भाई क्लोरीन मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, देखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का फॉर्मूला हो गया Cl2। ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहे हैं, मतलब Ki हो गया। ठीक है, और क्या बनेगा, ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड K2KCl, क्या बन जाएगा 2KCl प्लस क्या बनेगा I2, मतलब आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है कि व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू Ki सॉल्यूशन क्या बनता है, तो भाई आयोडाइड बन रहा है, आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या बोल रखा है, बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पे लिखी नहीं, HCl सॉरी KCl तो इसमें लिखा नहीं हुआ, कहीं भी बनता हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है मैच केमिकल कंपाउंड इन गिवन इन द कॉलम 1 with its color given in the column 2 and select the correct answer using the options given below। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, अब सही है, अब साफ साफ दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला गया कुछ केमिकल कंपाउंड दे रखे हैं और ये दे रखा है साथ में इनका कलर दे रखा है। ठीक है, कॉलम नंबर 2 में। तो ये बताना है जो केमिकल कंपाउंड का कलर हमने मैच करना है दूसरे कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट, तो बच्चों बेरियम जो सल्फेट होता है ये होता है वाइट कलर का, तो इसका आंसर आ गया, मतलब बेरियम सल्फेट का आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, ये आ गया बेरियम सल्फेट, इससे मैच कर लिया हमने। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट होता है ग्रीन लाइट कलर का होता है, तो ये कर लिया हमने। ठीक, और उसके बाद है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट तो आपको पता है बेटा ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, इसको हमने मैच कर लिया। ठीक, और लास्ट बता जिंक सल्फेट, बेटा जिंक सल्फेट जो होता है ये कलरलेस होता है ना, तो ठीक है इसमें कोई भी कलर नहीं होता। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लिखी है ना NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर क्या बनता है जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, व्हाट विल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, इसके रिएक्शन को लिखते हैं पहले। तो ये बनता है हमारे पास क्या बनेगा ये भाई, जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की आपस में रिएक्शन होगी तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनता है, NaNO3। ठीक है, अब पूछा, अच्छा देख ली इसमें ऑप्शन कहाँ है इसका, AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है इसमें, कईयों में आंसर दे रखे हैं ना इसमें, तो AgCl, तो AgCl तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना, AgCl और NaNO3। यहाँ देखना AgCl2 दे रखा है, ये वाला ऑप्शन सी में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम दे दिया, क्लोरीन का एक ही एटम है। ठीक है, AgCl प्लस NaNO3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड क्या करते हैं आपस में आयंस को एक्सचेंज करके फिर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। आँख बंद करके करने वाला क्वेश्चन है ये तो, है ना, कई बार पढ़ रखा है आपने ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास कि इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, मतलब पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या हो गया KI। ठीक है, और लेड नाइट्रेट मतलब क्या हो गया आपके पास PB। ठीक है, लेड नाइट्रेट बोलते हैं PB। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। अगर हाँ, ये क्वेश्चन तो भाई कई बार पूछा गया, इसे ध्यान रखना कि वो इसमें बोला गया है कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मतलब PB, जब इन दोनों की हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपके पास लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, PbNO3 अवेलेबल नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर बेटा आंख बंद करके याद कर लेना, इसका आंसर है लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। ठीक है, लेड एसीटेट। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड द बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। ठीक है, और क्या है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, साथ में क्या है BaCl2। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स टेक प्लेस, आइटम्स का एक्सचेंज होगा, बिल्कुल होता है क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज होगा ना कि आइटम्स का। ठीक है,
ऑप्शन 3 है प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, यस, यहाँ पे व्हाइट कलर का बनता है ना प्रेसिपिटेट, ये पढ़ रखा है एनसीईआरटी रिएक्शन है, ठीक है। एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर बताएंगे आप लोग इसका, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर दो आयंस क्या करते हैं आपस में, मतलब कंपाउंड क्या करते हैं आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है और वो भी इनसोल्यूबल सॉल्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन सेकंड सही है और ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड और 4 को हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इनसोल्यूबल सॉल्ट बनेगा ना क्योंकि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, पढ़ रखा है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन, ठीक है, ग्लूकोज वाली रिएक्शन, ध्यान है, ग्लूकोज वाली क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ 6O2 वाली, तो क्या बनता है वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है, याद आया, ठीक है। वही वाली रिएक्शन पूछी है यहाँ पर, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है भाई, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो क्या ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पर साथ में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीडेशन भी होगा और एक्सोथर्मिक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, क्या बात, कितना आसान क्वेश्चन है ना, एक्टिविटी है, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्जर्व्ड, तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आप, मतलब क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है वहाँ पर। मैग्नीशियम बर्न्स विद वाइट फ्लेम, ठीक है, वाइट फ्लेम तो मिलती है, एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, ठीक है भाई, यही आंसर है हमारा, ठीक है। कि जब मैग्नीशियम जलता है तो उसमें से व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है और व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 29 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फायरफ्लाइज क्या होते हैं, फायरफ्लाइज मतलब जुगनू जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वो नाइट को जलता है, ठीक है, रात में जुगनू जलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, एग्जाम में पूछ सकता है ये, ठीक है। कि जो फायरफ्लाइज हैं, जुगनू जो रात में जलते हैं, क्यों जलते हैं, उनमें ऐसा क्या पाया जाता है कि जो रात में वो जलते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनके अंदर एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ठीक। तो उस प्रोटीन का क्या होता है, ठीक है, उस प्रोटीन का क्या होता है जिसकी वजह से वो जलता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो फायरफ्लाइज के पास स्पेशल एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है लुकिफेरिन, है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अंडरगोज ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जो लुकिफेरिन है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो जुगनू है वो हमें रात में जलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिव्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन, बोल रखा है द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिव्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये पूछ रखा है इस रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक। तो बोल रखा है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का फॉर्मूला हो गया P+O2, ठीक है। क्या बनाएगा ये भाई, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन तो एक कैंसी रिएक्शन हो रही है भाई, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्या दे रखा है, KClO3 को हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं इसे हीट किया जा रहा है, हीट करने पे क्या बना रहा है, ये बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, प्लस उसमें से ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो एक सब्सटेंस को हीट करने पे क्या हो रहा है, वो दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, ठीक। रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिडक्शन में तो हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे हीट करने पे, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, तो डिकम्पोजिशन के चक्कर में मैंने कहा दिया डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होते हैं, मैं डिकम्पोजिशन सोच रहा था, लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, मैं सोच रहा हूँ डिकम्पोजिशन लिखा हुआ मतलब टूटने वाला, जब एक सब्सटेंस हीट करते हैं, जब एक कोई भी कंपाउंड होता है, प्रोडक्ट
सब्सटेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, है ना। मैं डिकम्पोजिशन सोच रहा था बेटा, ठीक है, सॉरी गलती होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन तो फिर आ रहा है रिडक्शन वाला। अगर वैसे तो ये होता है डिकम्पोजिशन, लेकिन इसमें से कोई सा भी डिकम्पोज वाला ऑप्शन है ही नहीं कहीं भी, इसलिए हम क्या बोल देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन जब से हीट के तो इसमें से ऑक्सीजन निकल के अलग चली गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड का रिडक्शन हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो रिएक्शन दे रखी है इसके बारे में जो कुछ स्टेटमेंट लिखी है बताना इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, अच्छा रिएक्शन दे लेते हैं Fe+4H2। भाई Fe की आयरन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो बनता है ये Fe3O4+4H2 बनता है। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, क्या आयरन मेटल क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, तो आयरन मेटल क्या ऑक्सीडाइज हो जाती है। अच्छा आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या वाटर रिड्यूस हो जाता है। भाई वाटर रिड्यूस हो रहा है, हो तो रहा है भाई, H2O का फॉर्मूला, भाई वाटर का फॉर्मूला H2O, उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है ना। यहाँ तो है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकल रही है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में है वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं। और वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन को निकाल ही नहीं रहा वो, तो Fe में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी, तो थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, इस Fe के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, जब भी तो यहाँ पर Fe3O4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, सी जो है 1 भी है, 2 भी है और 4 है, इसके राइट आंसर है। ठीक है, वाटर भाई आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, वाटर रिड्यूस हो रहा है, और वाटर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, इसमें से बताना है, इसमें चारों में से जो रिएक्शन लिखी है इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से देखिए। तो MnO2+4HCl गिव्स अस, इस एरो को साइन को बोलते हैं, गिव्स अस MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ठीक है, तो किस चीज़ देखिए किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, है ना। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, क्योंकि ये इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, पर ये कर रहा है जब इसके साथ कंबाइंड हो, जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के वाटर के हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, ये वाटर बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, MnO2 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन, इन द इक्वेशन Pb3O4 plus 8HCl gives us 3PbCl2 plus chlorine plus 4H2O। द सब्सटेंस Pb3O4, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर Pb3O4 वो किस तरीके से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, या फिर एसिड का काम कर रहा है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखें तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड टू ClCl2, यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ठीक, एंड Pb3 एंड रिमूवल ऑफ हैज़ बीन रिड्यूस टू PbCl2, हैंस Pb3O4 का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि Pb3O4 में जो ऑक्सीजन थी वो इस HCl के H में ऐड होकर क्या बना रही है, वाटर बना रही है। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या कर रहा है, Pb3O4 क्या कर रहा है, वो HCl के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने का काम कर रहा है, और वहाँ से क्या बन रहा है, वाटर बन जा रहा है, और यहाँ पे बन गया लेड क्लोराइड बन जाता है, PbCl2 बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर। एक बीकर के अंदर क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, कंटेनिंग उसके अंदर क्या डाला हुआ है, एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन डाल रखा है। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर्स। तो उसका जो कलर है वो पहले कैसे होता है, लाइट पर्पल कलर होता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद गायब हो जाता है।
तो ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट मतलब सही लिखी हुई है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले KMnO4 क्या कर रहे हैं, जब हम KMnO4 ठीक है KMnO4 इसके रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ जब इसके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो KMnO4 क्या करेगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा ये K2SO4 बनेगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस Fe2SO4 बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा MnSO4। ठीक है, MnSO4 बनता है, एक मिनट जगह कंप्यूटर ये क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा। ठीक है, और ये कौन सा कलर का बनता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, प्लस वाटर बनता है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑप्शंस में क्या दे रखा था भाई, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा सही है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है वो। फिर ये क्या बनता है, ये ऑक्सीडाइज करता है FeSO4 को, ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, ऑक्सीडाइज तो नहीं कर रहा है ये उसको। ठीक है, हाँ लेकिन ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये पोटेशियम परमानेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब जो कलर है वो डाइल्यूशन के कारण गायब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 है ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी आपको करने जरूर हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है FeSO4 को। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट का बताना है कौन है इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन का रिड्यूस कौन हटा रहा है ऑक्सीजन को। तो देखा जाए यहाँ से ऑक्सीजन को कौन हटाता है, H2O प्लस F2 बराबर है HF प्लस HOF। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो इसका आंसर आएगा H2O। H2O क्या है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव F इट गेट ऑक्सीडाइज टू HOF। क्योंकि जब इसकी H2 वाटर की रिएक्शन जब F2 के साथ होगी तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, मतलब ये रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, रिड्यूस होकर क्या बना देगा, HF बना देगा। ठीक है, HF बना देगा। आइए बात समझ में, क्या होगा, H2O क्या लिखा है, दो हाइड्रोजन है एक वाटर। जब वाटर की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ होगी तो उसमें से एक जो हाइड्रोजन है वो तो एक फ्लोरीन के एटम के साथ कंबाइंड होकर HF बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया रिड्यूस्ड। ठीक है, और एक जो फ्लोरीन का एटम है वो H और O के साथ कंबाइंड होकर बना देगा HOF, मतलब ये तो हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो मतलब H2O क्या कर रहा है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब ये बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ लेड ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन गिव्स अस लेड प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, PbO इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड दस, मतलब जो लेड ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, लेड जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज करके क्या बना रहा है, लेड बन रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जो ऑक्सीजन लूज होकर कहाँ जा रही है, वाटर के साथ कंबाइंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर बना रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे मैच केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर दे रखी हैं, उनको हमने मैच करना है। ठीक है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, तो पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें जो फर्स्ट है ये रखा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ
NH3 फ्रॉम N2 एंड H2, जो NH3 बनता है, जो अमोनिया बनता है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंबाइंड होने से बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? सिंपल सी बात है, कंबाइंड हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। जब जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होता है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब क्यों होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए भाई, द कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट एक क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें से जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक कार्बोनेट का ZnCO3। जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें से जिंक अलग हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अलग हो जाएगा। इसलिए क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारे, ये बनाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप की रिएक्शन है? तो भाई रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? जंग लगता है। ठीक है, और ये टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों होती है रिडॉक्स? देख लीजिए भाई, Fe तो हो गया आयरन का फॉर्मूला, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करें इसको। देखो, तो हम कह रहे थे कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगता है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों है रिडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि Fe ये हो गया आयरन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, जब तो जंग लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है, क्या बनाएगा? Fe2O3 बनाता है। क्या बनाता है? Fe2O3 बना देता है यहाँ पर। ठीक है, तब हुआ यहाँ पर क्या जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रही है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और जो आयरन है वो क्या कर रहा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रही है? वो तो आयरन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने का काम कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। और जो आयरन है वो क्या कर रहा है? वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। गोल्ड इज अ मेटल विच डज नॉट, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया लास्ट वाला। हाँ, रिएक्शन ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखा है बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सी होगी भाई? क्या बच गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई? देखते हैं। हाँ, गोल्ड वाला। गोल्ड इज अ मेटल विच डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। उसकी जो नलकी लगी थी उसमें है। गोल्ड इज अ मेटल विच डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा एक मिनट देख लें, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? ओके, इट्स ओके। गोल्ड एक ऐसी मेटल है जब हम इसे मतलब एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो इस पर जंग नहीं लगता। ये बात गलत है कि सही है? तो बेटा ये बात एकदम सही है, ट्रू है। क्योंकि एक मिनट, हाँ, क्योंकि गोल्ड क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज की जो होती हैं उसमें गोल्ड सबसे नीचे आता है। ठीक है, और ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द आयरन रॉड इज कवर्ड विद रेडिश ब्राउन। एक आयरन की रॉड है, वो क्या है? रेडिश ब्राउन लेयर से ढकी हुई है, विच डैमेजेस, जिससे क्या हो रहा है? रॉड का जो सरफेस हो रहा है वो डैमेज होता जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो किस मेथड से उसको मतलब खराब होने से बचाया जा सकता है? मतलब लोहे पे जंग लग रहा है, लोहे की रॉड है। ठीक है भाई, क्या कर सकते हो? बाय कवर्ड इट विद द लेयर ऑफ बेस। बेस लगाने से थोड़ा ना उस पर जंग रुकेगा। ठीक है, बाय कवर्ड इट विद द लेयर ऑफ जिंक। हाँ, जिंक की अगर लेयर उसके ऊपर हम लगा देते हैं आयरन के ऊपर तो क्या हो जाएगा? उस पर जंग लगने से उसको रोका जा सकता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना। गैल्वेनाइजेशन पढ़ रखा है आप लोगों ने सभी ने? गैल्वेनाइजेशन है ना, पढ़ रखा है ना, 8th में पढ़ रखा है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब एक मेटल के ऊपर जब किसी दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट की जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। केमिकली रस्ट क्या है? अच्छा, रस्ट होता क्या है भाई? तो रस्ट क्या है? एक जगह हाइड्रेटेड फॉर्म है फेरिक ऑक्साइड का। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन
जो आयरन होता है वो क्या करता है, सबसे पहले आयरन जो है मतलब लोहा, ठीक है, वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है Fe2O3 बनाता है, Fe2O3 बनाता है, डॉट में H2O, ठीक है, ये बनाता है यहाँ पर, ठीक। और तो ये जो जंग मतलब जो रस्ट बना, जो जंग लगा, इसके अंदर क्या पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इसलिए इसे बोलेंगे क्या ये हाइड्रेटेड है, मतलब पानी है इसके अंदर, ठीक है, और क्या ये फेरिक ऑक्साइड भी बना रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेरस नहीं फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लश्ड, मतलब जो फूड के आइटम्स जो चिप्स में पैकेट आते हैं उनमें एक नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऐसा क्यों होता है ना, देखा ना कई बार चिप्स खरीदते हैं या फिर कुरकुरे वगैरह लेते हैं उसमें गैस भरी होती है, ठीक है, तो क्यों भरी होती है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रेंसिड, ताकि उसको रेंसिड होने से बचाया जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट, उनका टेस्ट को खराब होने से बचाया जा सके, ये भी सही है। टू मेंटेन द वेट ऑफ फूड, नहीं ये गलत है। टू एनहेंस द देयर फ्लेवर, ये भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। डैश आर यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड, मतलब किसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि जो फूड आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो रेंसिड हो जाते हैं, तो हम ऑक्सीजन के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से बचें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, पूछा गया है ऑयल है उसे फ्रेश काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हमें कौन सी गैस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा भाई हीलियम एंड नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हीलियम एंड नाइट्रोजन बोथ गैसेज आर इनर्ट गैसेज, ठीक है। तो हीलियम और जो नाइट्रोजन गैसेज हैं कैसी इनर्ट गैसेज हैं, तो जैसे ही when the packed food is surrounded by unreactive gases there is no oxygen, मतलब जब हम तेल को मतलब जो फूड ऑयल वाली चीज़ें हैं जब हम उसके अंदर जब हम पैक करते हैं तो उसमें हम हीलियम और नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन कांटेक्ट में ना और ऑक्सीडाइज ना हो, फिर वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहेंगे। मतलब एक तरीके का देखा जाए यहाँ पर ये एंटीऑक्सीडेंट का ही काम कर रही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। ओके, तो मैच द फॉलोइंग आ गए फिर से, है ना, तो इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इधर रखा है जिंक ग्रैनुअल्स आर ट्रीटेड, जिंक ग्रैनुअल्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में हमें ये बताना है कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है। कॉलम 1 में केमिकल रिएक्शन लिखी, कॉलम 2 में लिखा हुआ है गैस कौन सी निकल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भाई जिंक के जो ग्रैनुअल्स है, जिंक के ग्रैनुअल मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो जिंक के जब टुकड़े रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, क्या बताया था, हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, H2 हो गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट जब क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, लेड नाइट्रेट जब हीट करेंगे एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है, विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसमें O2 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी लगा लें हम। चलो ये ले लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, ठीक है, KClO3 जब इसे KClO3 को हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता है यहाँ से तो सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए जो डी का जो आंसर है वो तो हो जाएगा ऑक्सीजन और सी का आंसर हो जाएगा NO2, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आए वो है असर्शन और रीजनिंग वाले, ठीक है, असर्शन और रीजन। असर्शन का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस लिख दिया जैसे कि राम और श्याम भाई हैं, ठीक है, ये तो हो गया असर्शन, ठीक है। इसका अब रीजन दिया जाएगा इसके नीचे, ठीक है। असर्शन में एक सेंटेंस लिखा होगा सिर्फ, जैसे मैंने बोला राम श्याम का भाई है, ठीक है। अब इसके नीचे इसका रीजन में लिखा कि राम और श्याम के माता पिता एक हैं, ठीक है, राम और श्याम के माता पिता एक हैं। तो अब क्या दिख रहे हैं कि जो हमारा जो रीज़न है वो क्या कर रहा है,
वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, क्योंकि असर्शन में कहा गया कि वो दोनों भाई हैं, तो भाई कब हो सकते हैं, जब राम और श्याम के माता पिता क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो ये होता है मतलब यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर दोनों ही आपका जो रीजन भी सही है और आपका जो असर्शन है वो भी सही है, तो क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे लगाएंगे राइट आंसर। लिखा है यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर क्या है, वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, अगर ये आ जाए कि ए और आर तो सही है लेकिन वो ठीक ढंग से मतलब कहा जाए जो असर्शन है वो तो है, ठीक है, और जो आर है मतलब जो रीज़न है वो भी सही है, लेकिन वो ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने कहा राम और श्याम भाई हैं, और मैंने कह दिया कि राम और श्याम के जो माता पिता वो तो एक ही हैं। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो रीज़न है वो अगर ठीक ढंग से एक्सप्लेन ना कर रहा हो हमारे असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं हम राइट आंसर के लिए। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है सी, ये कब होगा, मतलब जो असर्शन सही हो लेकिन ये जो हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स हो। ठीक है, और डी जो होगा वो जब असर्शन गलत हो और रीज़न सही हो। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2C6H6 प्लस 7/2O2। ठीक है, गिव सब्स क्या बना रहा है, 4CO2 प्लस 3H2O बना रहा है। ठीक है, और ये बोल रखा है क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो ये बताना। इसका रीजन क्या लिखा है, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हाँ भाई, रीजन तो सही लिखा हुआ। जो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के बोथ साइड में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रीजन तो सही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम अपना जो स्टेटमेंट देखें, असर्शन मतलब होता है स्टेटमेंट, ये गलत है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे देख लीजिए कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ तो भाई दिया 7/2 ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब 3.5 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, देखिए 3 तो ये हो गए और 2 हो गए, 3 2 5 हो गए। ठीक है, तो ये तो मतलब स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीजन उसका सही दे रखा है। तो क्या यहाँ पे क्या आंसर क्या लगाएंगे, हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब भाई ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, दोनों इसके अंदर जो असर्शन है और जो रीज़न है दोनों ही सही हैं। ठीक है, बट जो रीज़न है वो ठीक ढंग से हमारे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, जो क्योंकि जो गिवन रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, इसे हीट करना पड़ता है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट करने पर क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता, इसे हीट करने पे होता है। तो ये फोटो डिकम्पोजिशन नहीं है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलते हैं 49 पे। असर्शन है क्विकलाइम रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, इधर लिखा है जो क्विकलाइम है वो बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट बनाता है। जब चूने को पानी में भिगोते हैं तो काफ़ी अमाउंट में हीट निकलती है ना। रात को सुबह पेंट करना है तो रात को चूने को पानी में भिगो दिया जाता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट। ठीक है, रीज़न क्या है, द अबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जो रिएक्शन है क्या वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो भाई है तो एक्सोथर्मिक, लेकिन यहाँ पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। क्यों है कि नहीं है, देखिए ध्यान से, हो रहा है एक्सप्लेनेशन, हो रहा है भाई, सही है वो भाई। वो केमिकल रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो है, जब तो वहाँ से हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर ए मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और रीज़न भी सही है। जब स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हो तो ऑप्शन नंबर ए हम सही लगाते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, जो ऑप्शन दिए होंगे ना ABC उनमें से ए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है फोटोसिंथेसिस इज अकर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे होती है। ठीक है, रीज़न क्या, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर असर्शन क्या होगा, हमारा असर्शन दर का फोटोसिंथेसिस, तो ये तो सही है भाई। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट है
स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पर अब इसका रीजन जो है वो रीजन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है, बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि एनर्जी क्या होती है यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिलीज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एनर्जी क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, तो ये सही हो जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका रीजन तो सॉरी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। असर्शन Fe2O3 प्लस 2Al तो गिव्स अस Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। द अबव केमिकल इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? देखिए ध्यान से, हाँ भाई है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, वो आयरन को ऑक्सीडेट मतलब डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा रीजन क्या है? एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम क्या है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या कर रहा है वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो ठीक है भाई, असर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, तो ए जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, ये तो हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस क्या दे रखा, पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये क्या बनता है, ये बन रहा है सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये पूछा गया है यहाँ पर, अच्छा रीजन क्या दे रखा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, की प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होती है वहाँ पर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और जो रीजन है वो भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है असर्शन इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कार्बन ऑक्साइड सॉरी कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक गिव्स अस क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ भाई जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है। रीजन क्या है इसका, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। देयर इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका जो रीजन तो थोड़ा सा सही बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है असर्शन में तो भाई कि यहाँ पर जो जिंक तो हो रहा है ऑक्सीडाइज और कार्बन ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। तो रीजन भी वही दे रखा है, उन्हें एक्सप्लेन सही कर रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है असर्शन कोरोजन इन्वॉल्व्स द डैमेज और डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स, ठीक है। कोरोजन से क्या होता है, मेटल खराब हो जाती है, साथ उसका जो कलर है वो भी खराब होने लग जाता है। इसका रीजन क्या है, द रिडक्शन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द मेटल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज, ठीक है। तो भाई ऑप्शन जो यहाँ दे रखा है हमें, जो रिएक्शन जो स्टेटमेंट दी तो एकदम सही है, लेकिन जो रीजन है वो सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेज एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर रिजल्ट्स इन कोरोजन, क्योंकि जो जंग लगता है वो जंग लगने की वजह से क्या होता है वहाँ पर सिर्फ मतलब जो जंग लगता है वो सिर्फ लगता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज से करंट लगता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब रीजन सही नहीं दे रखा हमें, ठीक है, असर्शन सही है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर ये केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी देखते हैं, बस केस स्टडी देख लेते हैं, ठीक है। एक दो केस स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बड़े समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस और फिर नए सब्सटेंस भी बनते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, जब केमिकल रिएक्शन होती है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और जो एटम्स होते हैं वो डिसअपियर भी नहीं होते। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यहाँ पर कुछ अलग अलग कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड,
ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच कंपाउंड जो होता है ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में जो एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में एटम्स रिप्लेस करते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट में एटम्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस क्या है इसके। हाँ, शायद इसका फर्स्ट क्वेश्चन रह गया है हमारे पास। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम जब तक। Fe2O3 प्लस Al गिव्स अस Al2O3 प्लस 2Fe। ये जो बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ हम क्या दिख रहे हैं, जो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, वो फेरस को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फेरस को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्वेशन Mg प्लस CuO मतलब मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, तो ये देखा जाए यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, कैसे है देखिए, रिडॉक्स कैसे है, क्योंकि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के मैग्नीशियम में ऐड हो रही है, ये क्या है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को हटा के जगह पे खुद आ जा रहा है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और साथ ही साथ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, इसका फिफ्थ भी सही है। सेकंड और 5 कहाँ पे आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2HgO gives us 2Hg plus O2। कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो देखिए जब एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी हैं वो सारी क्या डिकम्पोज हो रही हैं, क्योंकि एक सब्सटेंस मतलब ब्रेक हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में। 5 मिनट तो ये सारी की सारी क्या रिएक्शन है, ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस H2O और कॉपर रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर अच्छा ये जो रिएक्शन है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन में ऐड हो रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, पढ़ रखी है आपने कई बार, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 56 देखते हैं, 56 से 57 क्वेश्चन हम लास्ट है, सॉरी नहीं 58 क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, मैग्नीशियम रिबन एक्स, एक मैग्नीशियम रिबन एक्स है वाज टेकन बाय 4 स्टूडेंट्स। एक रिबन को 4 स्टूडेंट ने ले लिया PQRS ने और दे क्लीन इट सैंड पेपर, उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर एक्स एंड अ पीस ऑफ कोट वाई आर टेकन इन वॉच ग्लास। ठीक है, 2 सेंटीमीटर एक्स का और वाई और एक कोट है कोई वाई। ठीक है, उस आर टेकन इन अ वॉच ग्लास। ठीक है, ऑन बर्निंग एक्स एंड वाई बाय यूजिंग बर्नर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। अच्छा, मतलब क्या बोला गया, एक्स तो आपके पास क्या है, वो मैग्नीशियम का रिबन है और वाई क्या है, वो एक पीस ऑफ कोट है जिसे लिया गया, उन दोनों को हम जला रहे हैं। तो जलाने पर देखना है, बच्चों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करी हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, तो इनके बेस पे हमें कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे ने लिख रखा है कि एक्स जब जलेगा तो डेजलिंग वाइट आएगी लाइट और जो वहाँ पे ऐश मिलेगा वो ग्रेइश मिलेगा। तो गलत है भाई, मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो कैसी ऐश मिलेगी, वाइट कलर की मिलेगी। देख लीजिए वाइट वाला कौन सा, देख लीजिए इसमें से, तो ये तो है क्यू में है भाई। ठीक है, ये डेजलिंग वाइट जल रहा है और वाइट कलर का पाउडर निकल रहा है। ठीक है, और किसी में है और किसी में है ही नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या देखते हैं, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय, करेक्ट स्टेट, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन किस स्टूडेंट ने मेड करी है, वो करी है क्यू स्टूडेंट ने। ठीक है,
क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसमें से वाइट कलर का पाउडर ही तो बनता है, इसलिए क्यों, जबकि बाकी सब ने कोई दूसरे दूसरे कलर लिख रखे थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस तो जूम करे ही नहीं मैंने, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो क्यू जो होगा राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, ये वाला। नेक्स्ट है कि वैन मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब इसको जलाया जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, थर्ड है द मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन, मैग्नीशियम रिबन को साफ करना चाहिए बर्न करने से पहले। रिमूव द लेयर ऑफ, वो कौन सी लेयर हटानी पड़ती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटानी पड़ती है, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है कंबशन रिएक्शन होता है ना भाई। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है द येलो फ्लेम इंडिकेट्स, येलो फ्लेम होती है वो क्या इंडिकेट करती है, येलो फ्लेम इंडिकेट करती है इनकम्प्लीट कंबशन को, जब कोई भी चीज़ कम्प्लीटली जलती नहीं है ना तो उसमें से कौन सी फ्लेम निकलती, येलो फ्लेम निकलती है। आपने देखा होगा जब हम कभी लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें से कैसी फ्लेम निकलती, येलो निकलती है, फिर वो लकड़ी से क्या बन जाता है, कोयला। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो लकड़ी है वो पूरी तरीके से जली नहीं थी, उसमें येलो फ्लेम निकली। ठीक है, जब आप LPG गैस जलाते हो तो उसमें से कैसी फ्लेम निकलती है, ब्लू निकलती है। दिखा होगा ना, जब गैस जलती है कैसे निकलती है, ब्लू कलर की लाइट होती है उसमें, क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एन इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास केस स्टडी दे रखी है कि ठीक है, क्या दे रखा है केस, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स, ऑक्सीडेशन की वजह से जो मेटल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, साथ में फूड भी खराब होते हैं। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज स्टडीड एज कोरोजन, इफेक्ट, डैमेजिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कोरोजन के, मेटल के कोरोजन कहते हैं, और फूड पे जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार, कोरोजन की वजह से हमारे जो कार बॉडीज़ खराब हो रही हैं, पुल खराब हो रहे हैं, लोहे की पटरियाँ, रेल की पटरियाँ खराब हो रही हैं, शिप्स खराब हो रहे हैं, जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं वो सभी खराब हो रहे हैं। ठीक है, एवरी ईयर हमारी सरकार हर साल क्या करते हैं, मतलब इन जो लोहे की चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, ओके। सब मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, इसके अलावा कुछ और भी मेटल्स धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। द चेंज इन कलर एंड द कोटिंग ऑफ लेयर इंडिकेट्स द कोरोजन, भाई जब कलर चेंज हो जाता है किसी मेटल का, या फिर जब कोटिंग चेंज हो जाती है लेयर की मेटल की, इसका मतलब क्या, उस पर जंग लग रहा है। पर मेटल्स जो मेटल्स नहीं होती हैं वो चमकदार होती हैं, लस्टरस होती हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो अपीयरेंस होता है वो समय के साथ साथ डल होता चला जाता है। ठीक है, दीज ऑल आर, दीज सारे के सारे क्या हैं, कोरोजन के लक्षण हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द कोरोजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड, भाई जब कोरोजन, जब लोहे पे जंग लगता है, लोहे का जब कोरोजन होता है हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, कोरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। ठीक है, इसमें होगी ऑक्सीजन की वजह से भी होता है, मॉइस्चर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, एसिड, सबकी वजह से हो सकता है यहाँ पे तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज ड्यू टू, जो सिल्वर चांदी के जो गहने पहनती हैं हमारे घर के अंदर लेडीज़, चाहे वो पायल पहनती हैं या फिर बिछिया पहनती हैं ना पैरों में, तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ काली हो जाती हैं कुछ समय के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड की वजह से उन पर जंग लगना चालू हो जाता है और वो काली हो जाती हैं। वो जंग किसकी वजह से लगता है, वो सल्फर ऑक्साइड की वजह से लगता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है द रस्टिंग प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ, जो रस्टिंग है वो किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है ये, जो रस्टिंग है वो किस टाइप की रिएक्शन है, बताइए भाई। जो रस्टिंग है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग इज एन रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो क्या रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए ध्यान से तो एंटीऑक्सीडेंट, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो सारे के सारे मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, रेंसिड फैट्स आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन डाइट, रेंसिड जो फैट्स होते हैं वो हमारी ह्यूमन डाइट में बनते हैं, और formed in human diet in places such as cooking oils, fats, deep fried foods and such ethnic foods that are purposely made rancid. ठीक है,
हाउएवर एनी फैट गिवन द राइट कंडीशन, जब किसी फैट को सही कंडीशन मिलेंगी और सही समय मिलेगा तो वो कुछ समय के बाद क्या होगा, रेंसिड हो जाएगा, मतलब उसका स्वाद और जो स्मेल है चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट एनी फूड, इसका मतलब ऐसा कोई भी फूड जिसके अंदर फैट होता है वो रेंसिड हो सकता है। फॉर इंस्टेंस एक बार इंडिया में 1992 में ग्रुप ऑफ 45 चिल्ड्रंस जो थे, मतलब 45 बच्चों का जो ग्रुप था, उन सभी को एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट करा गया क्योंकि उन सबको वॉमिटिंग हो रही थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था, उनको डायरिया हो गया था, ठीक है। विच उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन की गई, एक जाँच की गई, ठीक है, और उस जाँच में क्या निकला देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन टर्न्ड अप अ टोटल ऑफ 71 चिल्ड्रंस एंड फिर जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला उसमें 71 बच्चे थे और 9 क्या थे, अडल्ट मतलब बड़े लोग थे, जिन्होंने क्या किया था, रेंसिड वाले क्रीम फिल्ड बिस्किट्स खा लिए थे, ठीक है। रेंसिड मतलब जो बिस्किट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए थे, वो खराब हो गए थे, उनको खा लिया था, ठीक है। और उसकी वजह से हैड फाउंड इन द स्ट्रीट एंड शेड, और उन्होंने मोस्ट चिल्ड्रंस जो ज़्यादातर जो बच्चों ने खाया था वो आधे से लेकर 2 बिस्किट तक खाए थे, एंड वर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स, और फिर उनको 24 घंटे के अंदर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, उन्हें ठीक करके, ठीक है। वन गर्ल, एक लड़की ने जिसने 12 बिस्किट खाए थे, और रिमेंड, उसे हॉस्पिटल में 7 दिनों तक रहना पड़ा था, ठीक है। तो क्या दिखा, जिन बच्चों ने आधे से 2 बिस्किट खाए थे वो तो 24 घंटे के अंदर अपने घर पे ठीक होकर चले गए थे, ठीक है। लेकिन जिस एक लड़की ने जिसने 12 बिस्किट खा लिए थे वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऑल द हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन वर ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड द रिसर्चर्स डिसाइडेड द कॉज ऑफ इलनेस वाज द ऑक्सीड, और फिर मतलब जितने भी बच्चे थे उन सभी को ठीक कर लिया गया था, और जो रिसर्चर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बीमार होने का कारण क्या था, वो रेंसिड वाले जो बिस्किट थे, और बिस्किट में जो क्रीम थी, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज एन एंटीडोट फॉर रेंसिडिटी, इसलिए क्या किया गया, मतलब फिर उन्होंने इसका निचोड़ निकाला कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें तो क्या होगा, हम चीज़ों को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स बिकम्स ऑक्सीडाइज इफ वी प्लेस्ड फॉर अ फ्यू आवर्स इन ओपन, मतलब कौन सा फूड जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर हम उसे कुछ समय के लिए हवा में रखें, तो जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, फैट या फिर ऑयल, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑयल, ठीक है। और बिस्किट्स, ठीक नहीं, बिस्किट नहीं होगा, ऑयल हो सकता है, ठीक है, कि या फिर दोनों हो जाएंगे, तो इसमें आंसर आएगा बिस्किट विल बिकम ऑक्सीडाइज एंड दोनों हो जाएंगे, ठीक है, बिस्किट्स एंड ऑयल दोनों, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रेंसिड फैट्स, स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स करेक्टली, हमें भाई ऑयल और फैट को सही से रखना चाहिए, ठीक है। अवॉइड, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए रेंसिडिटी से बचने के लिए, ठीक है। तो हमने ऑयल और फैट को सही से रखना चाहिए, ठीक है, ये बात भी। अवॉइड फूड विच कंटेन फैट और स्टेल्स में, मतलब ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जिसके स्मेल और टेस्ट बदल गया हो, ठीक है। कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेनिंग फूड, हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेश फूड बिकम स्टेल, जो फ्रेश फूड होता है वो खराब हो जाता है, एंड टेस्ट उसकी टेस्ट भी टेस्टलेस हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल टेक प्लेस, ठीक। लास्ट में है हमारे 2 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड, मतलब इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है रेंसिडिटी को बचाने को रोकने के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि जो नाइट्रोजन टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द पैक्ड फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद विच गैस, मतलब जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं या फिर कुरकुरे के पैकेट, उसमें कौन सी गैस भरी हो, तो सबको पता है नाइट्रोजन गैस, ध्यान रखना कहीं CO2 या फिर ऑक्सीजन लगा के चला, हमेशा नाइट्रोजन गैस होगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो गया, इसमें हमने MCQs करे हैं पहले तो पूरे चैप्टर के, फिर हमने इसके बाद जो इसके अंदर जो असर्शंस और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर लिए हैं, फिर हमने जो केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो केस स्टडीज आती हैं, हमने वो भी कर लिए हैं काफ़ी अच्छे से, और आई होप आपको अच्छे से समझ आए भी होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अभी वीडियोज़ में, अगर इनका PDF चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिए, मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।